Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about how to avoid negative marking. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग मॉक पेपर कि कैसे आपको अपना मॉक पेपर सॉल्व करना चाहिए। अब उसके बाद कुछ मैसेजेस मुझे मिले जिसमें लोग कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग बहुत हो जा रही है, इससे कैसे बचें। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका सीडीएस पेपर हो या फिर एनडीए, जब आप एक्चुअल पेपर में बैठोगे उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करो कि आप निगेटिव मार्किंग वहाँ पर काफ़ी कम करके आओ। तो उसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा और साइकोलॉजी भी समझाऊंगा आपको इसके पीछे की। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में आपके तीन पेपर होते हैं। पहला हो गया इंग्लिश, दूसरा है जीके एंड थर्ड है हमारा मैथ्स। और एनडीए में हमारे दो पेपर होते हैं, पहला आपका मैथ्स होता है एंड देन वी यू हैव जीएटी। राइट, तो मैथ्स में तो 120 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स आपको इसके लिए मिलते हैं। जीएटी में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 600 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इंग्लिश में सीडीएस में क्या होता है, 120 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। जीके में 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। और मैथ्स में 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। देखो मैथ्स का गेम जो है काफ़ी सिंपल है। मैथ्स में आपको क्या करना है, आपको बस एक्यूरेसी के पीछे जाना है, कंप्लीटली एक्यूरेसी के पीछे जाना है और आप बस क्वेश्चन को करते जाओ। अगर क्वेश्चन को देख रहे हो, आपने देखा है क्वेश्चन को लिखा हुआ, आपको लगा कि ये मैं 10 सेकंड 15 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ तो आप करो, अदरवाइज उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। और अगर आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आपका सही आता है, अगर आपका आंसर जो है वो करेक्ट आता है तभी उसको मार्क करो, अदरवाइज मत करो। तो मैथ्स का गेम जो है काफ़ी सिंपल है। राइट, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जा सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी मेन जो बात है ना वो आती है इंग्लिश जीके और यहाँ पर जीएटी में। तो यहाँ पर समझो, पहले मैं यहाँ पर सीडीएस का बताऊंगा। सीडीएस में देखो गेम इतना सिंपल होता है ना, हर 12 करेक्ट आंसर्स पर आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं ना कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही ना, तो देखो उनको केवल 24 क्वेश्चंस करने हैं और उनको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। जिस किसी को 30 स्कोर करना है तो केवल आपने 120 में से 36 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने 40 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको 48 ही करने हैं केवल, और 40 मिल जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं। देखो एक काम किया करो, पहले आप इसके पेयर में क्या करो, 12 के पेयर में 12 क्वेश्चंस केवल सही सही करने हैं। आउट ऑफ 120 आई डोंट थिंक कि आपको 12 भी नहीं आते होंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हो आपको आते होंगे, राइट, जो एकदम 100% श्योर वाले हैं। और 100% श्योर आपको पता है कैसे पता चलता है, जिसमें आपको 10 सेकंड से कम सोचना पड़े ना, और आपको पता है कि ये वाला सही है, मतलब वो चीज़ सही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 15 सेकंड से ज़्यादा सोचना पड़ रहा है मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ डाउट है, तो वहाँ पर थोड़ा रुक जाया करो। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिले तो उनको पेयर में करना है और उन मार्क्स को ना सिक्योर कर लेना है। एक बार मैंने कई बार ऐसा किया है, और यू वोंट बिलीव कि एक बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आया था और उस बार मैंने यहाँ पर मार्क्स अपने सिक्योर किए लगभग अपने 36-37 के आसपास। उसके बाद मैंने बहुत सा अटेम्प्ट किया लेकिन मेरे मार्क्स उतने ही रहे, क्योंकि मैंने बड़ा ही कैलकुलेटेड सा रिस्क लिया था। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क आप कैसे ले सकते हो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ और मैंने सोचा यार पेपर बहुत टफ आया है। मैंने यहाँ पर 36 क्वेश्चंस निकाले जो कि 100% सही है, मुझे पता है कि ये सही है। राइट, तो मैंने अपने 30 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए। अब मैं सोचता हूँ कि यार मुझे और भी यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँगा पता है, अब यहाँ पर मैं 37th क्वेश्चन ढूंढूंगा जो जिसमें मैं 100% श्योर हूँ। अगर मैं 100% श्योर हूँ 37th में, राइट, तो इसको मैंने अटेम्प्ट कर दिया। अब मेरे अटेम्प्ट हो गए यहाँ पर 37। अब इस 37th के बदले मैं 3 और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये वाला गलत भी हो गया, 37th वाला, मतलब 37th वाला तो सही है ना, ये हमारा सही है, ये 100% सही है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि ये मैं तीनों गलत कर देता हूँ, जो मैंने 37th के बदले 3 क्वेश्चन किए हैं, अगर ये तीनों गलत हो गए ना,
तो आपका केवल 37th वाला जाएगा, 36 आपके अभी भी सिक्योर रहेंगे, 30 मार्क्स आपके सिक्योर रहेंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने तीन तीन यहाँ पर करे इसके बदले में और तीनों गलत हो गए, राइट। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना, कहाँ पर नहीं करना है अटेम्प्ट। तो ये चीज़ समझो। और मान लिया अगर मैंने 38 मेरे को मिल गया, एक और मिल गया जो कि 100% सही है, तो मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सेम गोज़ विद इंग्लिश। इंग्लिश में देखो क्या होता है कि आपका, कई लोग कहते हैं ना मुझे 60 मार्क्स लाने हैं कैसे भी करके, तो आपने केवल 72 अटेम्प्ट करने होते हैं, 72 के बदले आपको 60 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर किसी को 70 लाने हैं ना, तो 84 जाके सही सही अटेम्प्ट कर दो, आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लोग रुकते तो हैं नहीं, राइट, यहाँ पर रुकते तो हैं नहीं। और यहाँ भी नहीं पता होता कि एकदम सही सही है या नहीं। 12 की पेयर में चलो, अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही सही आपने किए हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर जाओ, मान लिया मैंने 72 कर दिए और ये बिल्कुल सही सही थे। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं, मार्क्स भी मेरे को इंक्रीज करने हैं, तो मैं 73rd ढूंढूंगा जो कि 100% सही हो। ठीक है, मिल गया, 100% सही है। और इसके बदले मैं 3 क्वेश्चन और कर दूंगा अटेम्प्ट, राइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ये तीनों गलत हो जाएं। मान लिया तीनों गलत भी हो गए, लेकिन मेरे इतने मार्क्स तो सिक्योर रहेंगे ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से चलना है। अब आ जाओ मैं यहाँ पर एनडीए में जीएटी में क्या गेम होता है। यहाँ पर देखो, हर 10 क्वेश्चन पे आपको सही पर 40 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको 10-10 के पेयर में चलना है, 10 के पेयर में चलो हमेशा। और अगेन आपको क्या करना होता है, 1/3 की मार्किंग का मतलब ही ये होता है कि आपने यहाँ पर एक कोई सही आंसर देखा, मान लिया आपने 11th देखा जो कि एकदम सही है, 11th के बदले आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। और इन 3 क्वेश्चन में से अगर वर्स्ट के सिनेरियो में तीनों गलत हो गए, तो आपका केवल 11th वाला यहाँ पर कंपनसेट कर देगा इसको। आपके ये जो 10 हैं ये सिक्योर रहेंगे, ये जाएंगे नहीं कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी समझते हैं कि क्या है सिस्टम यहाँ पर, राइट। और तो कुछ है नहीं, चलो यहीं पर देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। कई बार क्या होता है कि हम क्यों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग करते हैं, कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस यहाँ पर हमें कहता है कि नहीं यार ये तो मुझे आता ही है, राइट। तो आता ही है इसका मतलब ये नहीं होता है, आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने ईगो पे नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, पहली बात। दूसरा आपका ट्रैप पता है क्या होता है, दूसरा होता है कई बार फोमो आपको होने लगता है। फोमो ऐसे होता है कि आपको लगता है यार बाकी लोग तो अटेम्प्ट कर रहे होंगे, या फिर आप बाकी लोगों की ऐसे शीट देख लेते हो, दिखी जाती है, तो आपको लगता है यार इसने तो बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। देखो, सिंपल सी बात ये होती है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने से नहीं, ज़्यादा सही अटेम्प्ट करने से आपका सिलेक्शन होता है। और कई बार क्या होता है, जब पेपर टफ होता है ना, तो तुरंत माइंड को सिग्नल दिया करो कि ये पेपर टफ केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए टफ है। ठीक है, ये सिग्नल माइंड को जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हो। फिर थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ यहाँ पर आप इन्वेस्टर की तरह नहीं सोचते हो। आप क्या करते हो कि यार मैंने यहाँ पर मार्क्स अपने बढ़ाने हैं, मार्क्स बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हो। तो ज़्यादा मार्क्स के लिए ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर की तरह सोचो। ये जो मैंने आपको समझाया है ना, इस तरीके से काम करो। सो थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। ठीक है, आपको इन्वेस्टर की तरह काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। रीज़न आपने समझ लिया, अब आप ये समझो क्या होता है। देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि आपका जो डाउट वाला केस है ना, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ करते हो। तो एक काम सिंपल सा आपने ध्यान में रखना कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आप इंस्टेंटली उसका आंसर दे पा रहे हो तो मतलब वो सही है। अगर यहाँ पर 15 सेकंड से ज़्यादा आपको लग रहे हैं सोचने में, तो मतलब वहाँ पर आपका ओवर थिंकिंग चालू हो गई है। फिर आपका माइंड ना कन्विंस करना स्टार्ट कर देता है खुद को,
आपका माइंड ना कन्विंस करने लगता है, नहीं यार सही है, नहीं यार सही है। तो ये नहीं सोचना है, राइट? अगर सही है तो वो पहले ही आ जाना चाहिए था माइंड में। अगर अब आपका माइंड कह रहा है कि सही है, पहले नहीं बोल पाया, तो अब उसके झांसे में मत आओ, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ वो है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर को डिवाइड करना है। पेपर को आपको राउंड्स में डिवाइड करना है। पहला राउंड आपका होना चाहिए, मतलब देखो जीएस और इंग्लिश में देखो टाइम होता है, तो पहला आपका जो राउंड होता है ना, उसमें आपको बिल्कुल 100% वालों के साथ जाना है। और 100% वाले पता है आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर दे देते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा सोचने नहीं देते आपको। अगर ज़्यादा सोचना पड़ रहा है ना, उसको छोड़ दो, वो 100% नहीं है। कई बार हमारा माइंड ना कन्विंस करने लगता है कि ये नहीं यार, ये मुझे 100% आता है, वो आपको 100% नहीं आ रहा होता है, राइट? फिर दूसरे राउंड में जाना है, ठीक है? दूसरे राउंड में आपको एलिमिनेट करना है। दूसरे राउंड में आप जब जाओगे ना, तो वहाँ पर अगर आपने 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। जहाँ पर आपने 2 ऑप्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है ना, वहाँ पर अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज़ आपको अटेम्प्ट वो भी नहीं करने हैं। और फिर थर्ड वाले में आप जा सकते हो जब आपने, मतलब एट लीस्ट आपने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिया हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया। और जहाँ पर आपकी हाई इंट्यूशन हो ना, कई बार ये इंट्यूशन जो होती है वो भी काफ़ी हेल्प करती है। तो हाई इंट्यूशन जब होती है, तब भी आप उसके पीछे जा सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आपने करना है। और आपको मैं लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी ये सोच के नहीं जाना है किसी भी एग्ज़ाम में कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये कभी भी सोच के मत जाया करो। ये जब आप माइंड में बना के जाते हो ना, फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर जब डिफरेंट तरीके का आता है, फिर आप गलतियाँ करते हो। तो कभी भी ये सोच के मत जाओ, हमेशा ये माइंड में सोच के जाओ कि अगर ईज़ी होगा, ठीक है, तो मेरे से अटेम्प्ट हो ही जाएगा। अगर मीडियम होगा, तो यार सबके लिए ही मीडियम होगा। अगर टफ़ होता है, तो भी सबके लिए टफ़ होगा। तो आपको बस उस चीज़ से, मतलब उसको चीज़ को समझना है, अच्छे से यहाँ पर समझ के चलना है। ये नहीं बस अंधाधुंध आप सोच के गए हो कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने ही हैं। कई बार क्या होता है, मुझे भी कई लोगों ने पूछा, कह रहे कि कितने अटेम्प्ट करें एग्जाम में, कितने आइडियल अटेम्प्ट होते हैं। भाई आइडियल अटेम्प्ट कुछ होता ही नहीं है। आइडियल अटेम्प्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। बस आपको देखना होता है, समझना होता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। और एग्ज़ाम का लेवल देखो वही अच्छे से समझ पाएगा जिसने खूब सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, और जिसने खूब सारे मॉक दे रखे हैं ऑलरेडी, वही समझ पाता है कि हाँ ये वाला पेपर टफ है या ये वाला पेपर इजी है और मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट? तो इस तरीके से आपको काम करना है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 9264922851 पर। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, पीडीएफ्स मिलती रहें जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, राइट? चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।